सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास के अध्याय 4 का विस्तार से वर्णन। इससे पहले आपको इस अध्याय 4 का एक वीडियो डाला जा चुका है और यह इसका सेकंड पार्ट है और इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट भी डाले जाएंगे और प्रश्न उत्तर भी डाले जाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को सभी छात्र छात्राओं तक शेयर करें। तो देखिए कि कारखानों का उदय, तो किस प्रकार से कारखानों का उदय हुआ और किस देश में कारखाने का उदय हुआ। तो सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने का उदय हुआ और यह 1730 के दशक में कारखाने का उदय हुआ था, लेकिन 18वीं सदी में अत्यधिक मात्रा में कारखाने का इजाफा हुआ, मतलब अत्यधिक मात्रा में कारखाने खोले गए। इसके बाद देखते हैं कि जो कपास है, कपास या काटन नए युग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो यह प्रश्न भी आता है कि नए युग का प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है। तो नए युग का प्रतीक चिन्ह कपास या कॉटन को माना जाता है। और एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले कारखाने किस देश में खोले गए। तो सबसे पहले कारखाने इंग्लैंड में खोले गए। किस दशक में खोले गए। तो यह 1730 के दशक में खोले गए। सर्वाधिक मात्रा में कारखानों का उदय कब हुआ। तो यह 18वीं सदी में हुआ था। इसके बाद देखिए कि 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था और यही आयात इसका बढ़कर के 1787 में यह आयात हो गया 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में हुए बदलावों का कारण था। क्या हुआ, धीरे धीरे जब उद्योगों का विकास हुआ तो औद्योगिकरण ने कपास से अत्यधिक मात्रा में वस्तुएं बनाना प्रारंभ कर दिया और मशीनों में जो मशीन है, मशीनीकरण के कारण मशीनों में अत्यधिक मात्रा में कपास से धागे और कपड़े बनना प्रारंभ हो गए। तो देखिए कि अत्यधिक मात्रा में इजाफा होने का कारण क्या था। कई ऐसे आविष्कार हुए जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया। तो उत्पादन प्रक्रिया में कार्डिंग करना, ऐंठना, कताई और लपेटना जैसे चरण कुशलता से बढ़ गए। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। पहले से ज़्यादा धागे और रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद में रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सामने रखी। तो रिचर्ड आर्कराइट ने। और अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घरों पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी और नई मशीनें खरीद करके स्वयं कारखाने में लगा दी गई। और जब कारखाने में कार्य प्रारंभ हुआ तो एक ही मालिक के देख रेख में सारे कार्य होने लगे और कार्य तेजी से होने लगे और उसमें जो गुणवत्ता है या कपड़े की गुणवत्ता में भी वृद्धि होने लगी। इस कारण से ब्रिटेन में जो है कपास का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में तेजी से बढ़ा। इसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग हो गए। ये नए कारखाने अपने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देने लगी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया सी गई। मतलब कारखानों में जब उत्पादन हो रहा था तो इतने तेजी से उत्पादन हो रहा था, नजरिया है वह चकित हो गए। और ये परिवर्तन की रफ्तार क्या थी, उद्योगों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और उसकी रफ्तार किस प्रकार से बढ़ी। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि क्या हुआ, औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्रियों और उद्योगों में विकास तक ही सीमित होता था। देखिए कि तो सबसे पहले हम देखते हैं सूती उद्योग और कपास ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है और कपास का उद्योग ब्रिटेन का सबसे बड़ा फलता फूलता हुआ उद्योग था। कपास उद्योग 1860 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। उसके बाद में सबसे पहले कपास उद्योग बना, उसके बाद में लोहा इस्पात उद्योग बना और लोहा इस्पात उद्योग से रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरतें भी तेजी से बढ़ी और 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात
का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी हो चुकी थी। मतलब उद्योगों में इतना इजाफा हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ स्टील और लोहे का उद्योग भी अत्यधिक मात्रा में तेजी से बढ़ा। उसके बाद में हम देखते हैं नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सके। मतलब ये जो नए उद्योग खुले थे, ये जो परंपरागत मतलब हाथों से बनाने वाले उद्योग को तुरंत ये समाप्त नहीं कर सके। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। इसके बाद में तीसरा जो कारण था, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन के लिए भाप से चलने वाली सूती और धातु उद्योगों में तय नहीं हो रहा था। मतलब जो परंपरागत उद्योग थे, यह हाथों से ही निर्माण किया जाता था। इसमें परंपरागत उद्योगों में कोई भी चीजों का निर्माण कार्य हाथ से ही हो रहा था। ये भाप से बनने वाली मशीनों पर विश्वास नहीं करते थे। जिस प्रकार की से खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पटरी और कांच के काम और चर्म शोधन और फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनरी क्षेत्रों में तो तरक्की हो रही थी, पर यह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारक का ही परिणाम था। चौथा है, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी और औद्योगिक भूदृश्य यह नाटकीय बदलाव था, यह नाटकीय तेजी से हो रहा था और नई तकनीकी महंगी थी। सौदागर और व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम उठाते थे। तो जो मशीनों का उत्पादन था, यह महंगा था, क्योंकि मशीनें खरीदना और उसका उत्पादन कार्य करना यह तेजी से नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मशीनें महंगी थी और मशीनें अक्सर खराब हो जाती तो उनकी मरम्मत में भी काफ़ी खर्चा आता था। वे इतनी अच्छी भी नहीं थी कि उसके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा भी किया जा सके। यह बात को समझने के लिए आप भाप के इंजन का उदाहरण लें। तो भाप का इंजन का निर्माण कार्य जेम्स वाट ने किया था। तो भाप का इंजन किसने बनाया? तो जेम्स वाट ने न्यूकाइमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा दिया। यह मॉडल का उत्पादन करके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टेन ने किया था और पर सालों तक उन्हें कोई खरीद नहीं सका। जो भाप का इंजन बना उसे सालों तक कोई खरीद नहीं सका। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप इंजन थे। इनमें से 80 जो इंजन थे यह सूती उद्योगों के थे, 9 ऊनी उद्योग और बाकी खनन, नहर निर्माण, लोह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता पर कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे थे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं, बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था।